हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन था कि विच मेथड इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना था कि इसका आंसर स्ट्रेट लाइन मेथड होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम एक फिक्स अमाउंट ही चार्ज करते हैं पर ईयर। जैसे अगर मान लो 1 लाख का असेट है और 10 ईयर है, तो सिंपली हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो 10,000 होता है। बट नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा WDV, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो ये हमेशा बुक वैल्यू पे चार्ज किया जाता है ना। और हर साल जैसे जैसे बुक वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ अगर आप लोग देखोगे ना, तो जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो हर साल यूनिफॉर्म है, कि हर साल अगर 10% चार्ज कर रहे हैं तो जो भी हमारा बुक वैल्यू है उसका 10%, फिर रिटन डाउन वैल्यू का 10% एंड सो ऑन। तो एक कंसिस्टेंसी, एक यूनिफॉर्मिटी किसमें होती है? WDV मेथड में। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, प्रोविजन क्या होता है? नो डाउट अगर हम लोग प्रोविजन की बात करें तो जैसे अगर मान लो डेटर्स है, ठीक है, हम लोग डेटर्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं ना, तो पास्ट ईयर एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाते हैं कि पास्ट ईयर में ए ने 2% अमाउंट हमें नहीं पे किया था, तो कहीं ना कहीं ए करंट ईयर में भी हमें उतना पेमेंट नहीं करेगा। तो प्रोविजन एक नोन लायबिलिटी होती है, ठीक है, बट उसका अमाउंट हम एग्जैक्टली नहीं बता पाते। हमें इतना पता होता है कि वो लॉस तो होगा, वो डेटर हमें पेमेंट नहीं करेगा, बट एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता होती। तो करेक्ट आंसर होगा 4, अ नोन लायबिलिटी बट इट्स अमाउंट एंड ड्यू डेट आर इनडिटरमिनेट। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, rates and taxes paid 300 during 21-22 at March 31st 2022। जो रेट्स एंड टैक्सेस थे वो प्रीपेड थे टू द फॉलोइंग 31st जनवरी। मतलब करंट ईयर में जो आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट आपने कब किया? 31st जनवरी से लेकर के नेक्स्ट 31st जनवरी के लिए। तो नो डाउट जो करंट ईयर में आपने पे किया है फरवरी और मार्च, तो ये तो 2022 कहाँ दिख जाएगा? बैलेंस शीट में करंट ईयर का। बट बाकी जो आपने पेमेंट किया है, मतलब अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर जनवरी तक, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रीपेड हो जाएगा। और क्वेश्चन में यही हमसे कह रहा है कि आपको प्रीपेड रेट्स एंड टैक्सेस निकालना है। तो अगर हमारा 312 मंथ के लिए है तो पर मंथ कितना हो गया रेट्स एंड टैक्सेस? 25। और 2 महीने का तो आपने पे किया है करंट ईयर के लिए, बट बाकी जो 300 माइनस 50 है, दैट इज 250, ये आपका प्रीपेड हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फॉर ₹40,000, जिसमें से 25% कैश है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 10,000, ऑफ विच 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, एंड सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स फॉर ₹80,000 एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग फॉर ₹2,000। तो आपको प्रॉफिट बताना है। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये वैसे हमने डिटेल में सॉल्व करवाया हुआ है, बट यहाँ पे भी बता दें कि सिंपली हमसे ट्रेडिंग पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने टोटल परचेज कितना किया है? 40,000। अब उसमें कितना कैश है और कितना उसमें क्रेडिट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमाउंट हमें कहाँ दिखानी है? ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 10,000। अब कह रहे हैं उसमें से 2,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, बट स्टिल हमें वो बुक्स में दिखानी होगी। एंड सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स फॉर ₹80,000। अच्छा, अब कह रहा है कि आपने सेल किया 80,000 का, किसका? 80% गुड्स, मतलब इसका 80%, तो 32,000 हो गया। तो 32,000 को आपने बेचा 80,000 में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग, तो 40,000 का 80% हो गया 32,000, और 20% कितना हो जाएगा? 8,000। तो कह रहा है कि जो रिमेनिंग गुड्स है, मतलब ये जो 8,000 है, इसका और 20% आपने बेचा, इसका 20% कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 1,600 को आपने बेचा 2,000 पे, तो सेल टोटल कितनी हो जाएगी? 82,000 की। क्लियर? और आपको प्रॉफिट बताना है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 40,000 में से 32,000 बिक गया, 1,600 बिक गया, बैलेंस कितना बचा? 6,400। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, और ये कौन सा प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 38,400। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2021 द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट कितना है? 4,64,000। इट वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग 21-22 दैट
Rupees 50,000 being the cost of generator purchased on 1st October 2019 had been written off to stores after rectification and depreciation at the rate 20% per annum on reducing balances. The balance of machinery account as at 31st March 2022 will be, अब कह रहा है कि 1st 4 2021 को बैलेंस कितना था 4,64,000 और 2021-22 में आपको पता चला कि आपने एक जनरेटर भी खरीदा था 50,000 का 1 अक्टूबर 2019 को और उसको गलती से स्टोर में राइट ऑफ किया था, तो नो डाउट उस पर डेप्रीसिएशन लगना चाहिए था ना। और डेप्रीसिएशन कब से कब तक का लगेगा 1 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2020, फिर 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 2021, तब जा कर के इस बैलेंस में हम ऐड कर पाएंगे और फर्दर 20% रेट चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 50,000 का 20% कितना हो गया 10,000, 50,000 का 20% कितना हो जाएगा 10,000 और क्योंकि आपको 6 मंथ्स के लिए डेप्रीसिएशन देना है तो डेप्रीसिएशन कितना हो गया 5,000, बैलेंस बचा 45,000। अब इस पे आपको 20% देना है क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो इसमें से हम 9,000 माइनस कर देंगे तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 36,000 और ये 36,000 बैलेंस है 1/4/2021 को। तो इस बैलेंस में अगर हम 36,000 ऐड कर दें तो मेरे पास जो टोटल असेट की वैल्यू होनी चाहिए थी मशीनरी की वो होनी चाहिए थी 5 लाख ऑन 1/4/2021। अब क्योंकि हमें बैलेंस कैलकुलेट करना है 31 मार्च का, तो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन सीधे सीधे आप इस पर 20% दे दो, तो 1 लाख का जब आप डेप्रीसिएशन इस पर चार्ज करोगे तो बैलेंस बचेगा 4 लाख। करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. A company can convert the partly paid equity shares into fully paid shares by way of bonus without asking them to pay anything. In India, unless otherwise stated, all preference shares are assumed to be non-cumulative and non-participating, बल्कि उसको cumulative and participating माना जाता है. When bonus is declared by a listed company for equity shareholders, the holders of convertible debentures are also entitled to the bonus share. Yes, अगर आप बोनस डिक्लेयर कर रहे हो, लिस्टेड कंपनी अगर बोनस डिक्लेयर कर रही है तो जो होल्डर्स है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के उनको भी बोनस शेयर मिलेगा। करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में बैलेंस शीट आता है, पीएल अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स आता है। करेक्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, और बाकी के लिए अब ये मैंडेटरी है। वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ ओम तत्सत लिमिटेड, of which operating cycle is 14 months as at 31st March 2022, 60 lakh due from Y, a customer on 30th April 2023 will be classified as current asset. अब नो डाउट ये तो आप करंट असेट की तरह दिखाओगे ना, 14 मंथ्स का इनका ऑपरेटिंग साइकिल है और कह रहा है कि 60 लाख ड्यू है किससे, वाई से, कस्टमर ऑन 30th अप्रैल 2023। अब क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का नहीं है 14 महीने का है, तो नो डाउट आप उसको कैसे दिखाओगे, एज करंट असेट। एंड लास्ट है कि द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2022, क्या ये एंड हो जाएगा 31 मार्च को? नो। अगर फाइनेंशियल ईयर है तो ये फिर 31 दिसंबर 2022 में खत्म होगा, तो करेक्ट आंसर होगा 4 कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, अगेन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? द नेम ऑफ थर्ड मेन आइटम इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज टोटल इनकम। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में टोटल इनकम दिखाते हैं। द फिगर्स अपीयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट लाख, मिलियंस और करोर्स, यस, और डेसिमल्स देयर ऑफ। 2% of average net profit of the company made during 3 immediately preceding financial year is required to be spent on CSR activities, ये भी correct है। An item of income or expenditure is to be disclosed separately in statement of PL account of a company अगर वो exceed करिए 1% of the revenue from operation और रुपीज़ 10 लाख, 10 लाख नहीं था, ये था 1 लाख, विच एवर इज़ हायर, दोनों में से अगर कोई जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी
तो कह रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन हमें अलग से पीएल में दिखाना होता है। यहाँ 10 लाख दिया था, होना चाहिए था 1 लाख, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 रुपीज़ 114 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल जिसमें से फुल्ली पेड है 200 लाख और एक और इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपये का जिसमें 6 कॉल्ड अप एंड पेड अप है, उसकी वैल्यू कितनी है 60 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी फुल्ली पेड है 100 लाख। ऑन 31/3/2022 dividends including equity dividend at the rate 25% were paid for which no accounting effect has been yet given. Calculate the basic earning per share. अब ईपीएस हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो है 114, बट अभी इसमें से डिविडेंड नहीं दिया गया है और डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का कितना होगा 100 लाख का 10% कितना हो जाएगा 10 लाख, तो माइनस कर देंगे। अब ये जो मेरे पास प्रॉफिट बचा 104 लाख, अब ये जो 104 लाख का प्रॉफिट बचा ये है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर? अच्छा, अब मेरे पास ईपीएस हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे पास अर्निंग अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है क्या, हाँ है, ये 200 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 20 लाख शेयर प्लस यहाँ देखो 60 लैक्स, ये वाला भी 10 है और ये वाला भी 10 है, 60 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ का है। कॉल्ड अप पेड अप से यहाँ मतलब नहीं है क्योंकि वो तो हम लोग मांग लेंगे, बाकी 4 जब मांगेंगे तो मिल जाएगा। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 6, तो 104 लाख ये रुपीज़ में है डिवाइडेड बाय 26 लाख ये नंबर में है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा ₹4 पर शेयर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है। अ कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। हाँ, कॉल्स इन एडवांस में तो कोई डिविडेंड नहीं पे करना होता है। अ कंपनी कैन डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट फाइनल डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉस इन एनी फाइनेंशियल ईयर। येस, in the event of inadequacy or absence of profit in any financial year, if dividend is declared by a company for that year out of surplus, then 4 conditions as per the company's rule 2014 need not be fulfilled. ये वाला पॉइंट जब हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे तब ये पॉइंट हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है। और लास्ट में कह रहा है कंपनी कैन डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंटरिम डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉस इन एनी फाइनेंशियल ईयर। नो, अगर किसी साल लॉस है ना तो उस साल कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। यही रूल है कि अगर आपको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, salary of owner cum manager and rent of owned premises allowed for the purpose of cost ascertainment but not actually paid, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट के, संक कॉस्ट के, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, इम्प्यूटेड कॉस्ट के। और इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी कॉस्ट की क्लास में। इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब सिंपली जिसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, और ये कह रहा है कि जो ओनर है उसको सैलरी दे रहे हैं और ओन प्रीमाइसेस का जो रेंट है तो नो डाउट वो तो आप बुक्स में खर्चे की तरह नहीं दिखाओगे ना, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड इन अंडरटेकिंग्स लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। इन केसेस में हम लोग हमेशा कौन सी कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट, which of the following cost accounting standard deals with the treatment of packing material cost? Correct answer होगा cost accounting standard 9। next, XYZ Limited ने परचेज किया था 3750 kgs of material for ₹23,250. The material price variance is ₹750 adverse, assuming no opening and closing stock of material. The standard price per kg of material will be, इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया था जब हमने कौन कौन से आंसर चैलेंज करने, तो उस टाइम हमने ये पॉइंट भी बताया था। पहले आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, कह रहा है कि जो आपने परचेज किया है, ठीक है, उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है 23,250 और टोटल आपने कितना केजी परचेज किया है 3750। आपको स्टैंडर्ड प्राइस निकालना है, यहाँ से एक्चुअल प्राइस आ जाएगा 6.2, सीधे सीधे आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस का एडवर्स दिया है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय जितना आपने परचेज किया है।
तो ये हो जाएगा -750 इज इक्वल टू 3750x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 23250। इसको इधर ऐड करके x की वैल्यू निकाल लोगे तो करेक्ट आंसर आएगा 6, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज़ अ PV रेशियो ऑफ 30%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट सेल्स इन यूनिट टर्म्स बी इंक्रीज्ड टू ऑफसेट अ 10% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। अब देखो क्वेश्चन में सिंपली क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि हमने यूनिट सेल किए 10 और 10 रुपीज़ पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, तो ये हमारा हो गया सेल्स। इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, अगेन 10 यूनिट्स है, 7 रुपीज़ पर यूनिट है, तो ये हो गया 100, ये हो गया 70, और जो हमारा बैलेंस बचा 30, ये हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन। अब नो डाउट PV रेशियो 30% है, तो देखो हमने 30% सेट कर दिया ना, क्योंकि PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी 30 रखना है, और इस 30 को रखने के लिए हमें सेलिंग प्राइस 10% से कम करना है, तो सेल्स को हम कितने परसेंट से बढ़ाएं, मतलब यूनिट टर्म्स में हम इसको कितने परसेंट से बढ़ाएं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमेशा आप लोग ऑप्शन देखना। अब ये हमारे पास 10 यूनिट्स है ना, मान लेते हैं कि अगर 10 यूनिट्स को 50% से बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 15, क्योंकि 10 का 50% कितना हो गया 5, और हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने से घट रहा है 10% से, तो ये हो गया 9। इसका जब आप टोटल निकालोगे आएगा 135। अब नो डाउट जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो भी कितने के लिए निकालेंगे, 15 के लिए निकालेंगे, है ना। अगर सेल्स यूनिट बढ़ेगी तो नो डाउट वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना। सिंपली क्यों, क्योंकि जितना यूनिट आप सेल कर रहे हो उतना ही पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 105। अब देखो इसका गैप भी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, मतलब करेक्ट आंसर फर्स्ट ही होगा, बाकी आप चेक करके देख सकते हो। सेकेंड वाला भी बता दें, जैसे 40% है तो 10 का 40% कितना हो गया 4, 14 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 14 मल्टीप्लाई बाय 7। आप इसको भी सॉल्व करके देख लो तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट ही आंसर क्यों होगा। ये आ जाएगा 126 और 14 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आएगा 98। अब जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो इसका डिफरेंस आएगा 28, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि PV रेशियो आपको इंटैक्ट रखना है। नेक्स्ट, सिस्टम ऑडिट इज, अब सिस्टम ऑडिट की बात करें तो ये एग्जामिन करता है अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम को, तो करेक्ट आंसर होगा 4। विच स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट लेज डाउन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर होगा स्टैंडर्ड ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 240। इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, इनको कौन अपॉइंट करता है, नो डाउट मैनेजमेंट। टेस्ट चेकिंग का क्या मतलब होता है, सिंपली इसका मतलब होता है जब हम सैंपल्स को चेक करें, दैट इज चेकिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज कंपनी ऑडिटर। पार्टनरशिप फर्म को कर सकते हैं, LLP को कर सकते हैं, बट क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी को एज एन कंपनी ऑडिटर हम अपॉइंट कर सकते हैं, नो, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, the mean weight of a group of 20 items is 30 and that of another group of n item is 44. The mean of combined group of 20 plus n item is found to be 42. तो वैल्यू ऑफ n निकालना है कंबाइंड मीन का, यहाँ सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस, और n का कितना है 44 डिवाइडेड बाय 20 प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 8 40 प्लस 42n इज इक्वल टू 600 प्लस 44n। 240 इज इक्वल टू 2n और n इज इक्वल टू 120, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, इन अ डेटा सीरीज 50% ऑफ द वैल्यूज विल बी बिलो एंड 50% विल बी अबव, इसको हम कहते हैं मीडियन। कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, और स्टैटिस्टिक्स के लिए जो हमारा सेकंड चैनल है CA काजल डेरोलिया, वहाँ ये सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन हैज़ अ यूनिट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज। रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, अरिथमेटिक मीन। वेरिएंस में क्योंकि वहाँ हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। If 81% of the variation in the dependent variable is explained by the independent variable, then which one of the following is true? अब ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल को कौन एक्सप्लेन करा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ हम किसकी बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, तो करेक्ट आंसर होगा 1 कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा 0.81। नेक्स्ट,
Given that the equation for a line is y is equal to 24 minus 5x, which of the following statement is true? अब यहाँ देखो, यहाँ y is equal to 24 minus 5x दिया है, तो ये तो दिख रहा है कि y और x के बीच में किस तरह का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, क्लियर। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, तो होगा द रिलेशनशिप ऑफ y टू x इज इनवर्स एंड लीनियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कौन सा है, जेंडर नो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द academic सेशन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स नो, टाइम बिटवीन कस्टमर अराइवल्स इन अ बैंक। कस्टमर अराइवल जो हो रहे बैंक में, इसको हम लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं, एज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। Next, suppose data are normally distributed with a mean of 60 and a standard deviation of 10. Between what two values will approximately 95% of the data fall? अब देखो, जब 95% of data fall की बात करेंगे ना, तो सिंपली जो हमारा फॉर्मूला होगा, पहला होगा म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास मीन की वैल्यू दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 80। दैट इज करेक्ट, आंसर होगा 2। नेक्स्ट, द प्राइसेस ऑफ 3 कमोडिटी एक्स वाई जेड गिवन है। कस्टमर ए परचेज करा है 5 यूनिट ऑफ एक्स, 6 यूनिट ऑफ वाई, 4 यूनिट ऑफ जेड, और बी परचेज कर मेंशन किया कि 10 यूनिट ऑफ एक्स, 4 यूनिट ऑफ वाई एंड 2 यूनिट ऑफ जेड। व्हाट इज द अमाउंट इन रुपीज स्पेंड बाय द 2 कस्टमर्स इंडिविजुअली। तो देख लेते हैं, सिंपली यहाँ पे प्राइस तो दिया ही हुआ है। अगर ए की बात करें तो वो 5 यूनिट खरीद रहा है ए का, 6 यूनिट खरीद रहा है बी का, और 4 यूनिट खरीद रहा है जेड का। ठीक है, तो ये जाएगा 50, 48, 48, 146। इसी तरीके से हम लोग बी का भी इक्वेशन बना लेंगे और करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, कि ए का आ रहा है 146 और बी का आ रहा है 156। नेक्स्ट, in linear programming technique, while using the simplex method for a problem solved to maximize the objective function, the optimal solution is indicated in all the entries in net evolution row cj minus zj row। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि either negative nor zero। What is the value of derivative of the function this as per product rule? हमने बताया भी है, ये हो जाएगा x स्क्वायर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। हमने अगर देखोगे ना तो डेरिवेटिव पे एक छोटा सा क्लास अपलोड किया था जहाँ सारे रेलेवेंट फॉर्मूलाज अपलोड किए थे, तो अगर वो क्लास आपने की होगी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अब सिंपली चाहे तो x को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x, दैट इज 1 प्लस 2 लॉग x। ठीक है, दैट इज करेक्ट, आंसर होगा फर्स्ट। द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज गिवन एज दिस, वेयर x इज द आउटपुट, द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 1000 विल बी। अब ये सेम पैटर्न पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है। अब देखो, अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो ये है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मेरे पास टोटल कॉस्ट कितना दिया है, 1 डिवाइडेड बाय 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1000, और यहाँ पे हम लोग चेंज इन क्वांटिटी भी क्या लेंगे, x लेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी मार्जिनल कॉस्ट की, जो कि 2x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5, और हम कह सकते हैं 2x डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि x की वैल्यू 1000 लेनी है, तो 1000 पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200 प्लस 5, दैट इज करेक्ट, आंसर होगा थर्ड। सेम पैटर्न पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय p this, where p is the total output and x is the input, then the number of units required to give maximum output will be। आप क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, मैक्सिमम आउटपुट। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि ये जो प्राइस दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। डिफ्रेंशिएट करके आएगा 40 और प्लस 6x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, 3 कट जाएगा, क्लियर। तो अब सिंपली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बताना है जिस पे मैक्सिमम आउटपुट आए, तो ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब 0 आने के लिए अगेन ऑप्शन यूज़ करेंगे, देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 रखेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 225, मतलब ये 0 तो नहीं आएगा। अब 10 वैल्यू रख के देखें तो ये हो जाएगा 60 माइनस 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर।
आप देख लो वैल्यू 0 आ रही है, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड कि नंबर ऑफ यूनिट होगा 10 सो दैट हमारा मैक्सिमम आउटपुट आ पाए। मतलब मैक्सिमम आउटपुट आने के लिए हमें नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी लेनी होगी 10, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, if z is equal to function x y is a homogeneous function of degree n, then according to Euler's theorem, what will be the value of the given expression this? इस expression की जो value होगी वो होगी nz. Next, what amount should be deposited in a bank account at 6% per annum rate of interest so that after 3 years it becomes rupees 10,000 when interest is compounded annually? अब देखो सिंपली क्वेश्चन में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। अब क्या n दिया है, हाँ दिया है 3 years, रेट दिया है 6% और हमसे कह रहा है कि हम कितना इन्वेस्ट करें सो दैट हमारे पास जो रिटर्न आएगा वो 10,000 का आना चाहिए। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, आप ऑप्शन चूज़ करके देख लो। जब आप ऑप्शन चूज़ करोगे 8396 1 + 6 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3, इसको सॉल्व करोगे ना तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 10,000। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। हमने SI की भी पूरी क्लास ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी कराए हुए हैं, तो वो क्लासेस आप ज़रूर से देख लेना। सारी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट है। इफ़ द असेसमेंट ईयर इज़ 24-25 तो नो डाउट रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर क्या रहा होगा 23-24, दैट इज़ ये प्रीवियस ईयर हो गया। और फाइनेंशियल ईयर इसका क्या होगा 23-24, यही फाइनेंशियल ईयर है, यही प्रीवियस ईयर है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, सी भी सही है, डी भी सही है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट टैक्स ये क्या है, लेविड ऑन पार्टनरशिप फर्म्स, नो। ये डायरेक्ट टैक्स है, येस। एंड इनडायरेक्ट टैक्स, नो। लेविड ऑन कंपनीज, ये डायरेक्ट टैक्स है जो कि कंपनीज पे लगती है, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, an investment company trades in shares and bonds. It buys 100 shares of company ABC Limited for rupees 550 each और उसको बेच कितने पे रही है 650 each after 3 years. The company makes, अब अगर कंपनी शेयर खरीद रही है और उसको 3 साल बाद बेच रही है, ठीक है, बट क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इसके लिए जो प्रॉफिट होगा ये क्या होगा, बिजनेस प्रॉफिट होगा। और आपके पास 100 शेयर है जिसपे आपको 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, तो सिंपली आपका बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, अच्छा कुछ बच्चे पूछेंगे मैम इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल गेन तो तब होता ना जब आप एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते, ठीक है। कैपिटल गेन कब होता है, जब आप अपना कोई एसेट, जैसे आपका ज्वेलरी है, आपका शेयर्स है, आपका बॉन्ड्स है, वो आप सेल करो। बट यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है ना, तो उनके लिए तो बिजनेस प्रॉफिट हो गया। अ हैम्पर यू आर बाइंग कंटेन्स 3 प्रोडक्ट ABC, ए पे GST 18%, बी पे है 5% और सी पे है 12%। तो हमेशा जो हाईएस्ट रेट होता है ना वो पूरे पैकेज पे अप्लाई हो जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया कस्टम ड्यूटी इज लेवीड, हेंस जब गुड्स इंपोर्ट हो रहा है तो कस्टम ड्यूटी लेवी हो रही है, ठीक है, तो कोई GST पेबल नहीं होगा। GST पेबल होगा ऑन बेस वैल्यू ऑफ गुड्स, GST इज पेबल ऑन द वैल्यू ऑफ गुड एंड कस्टम ड्यूटी टुगेदर, नो डाउट GST भी होगा इन एडिशन टू कस्टम ड्यूटी, करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स हेड ऑफ इंडिया, इनकम ऑफ PPF डिपॉजिट मेड विद इन सेक्शन 80C लिमिट, अगर 1.5 लाख तक की लिमिट है तो क्या वो टैक्सेबल होगा, नहीं, उसका हम डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। नेक्स्ट इज प्री मच्योर विड्रॉल ऑफ सुपर एनुएशन फंड, विड्रॉल ऑफ प्रोविडेंट फंड, मनी रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस, ये सब तो टैक्सेबल नहीं है बल्कि ये सब एग्जेम्प्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन सब का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। बट अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करो सुपर एनुएशन फंड का तो इसका एग्जेम्पशन नहीं है, ये टैक्सेबल है, करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट एंड आउटपुट इज राइजिंग, तो उस केस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा राइज होगा। ये जब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। If a good is normal, then an increase in income of a consumer will result in, अगर नॉर्मल गुड है, ठीक है, तो जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी, एंड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड। नेक्स्ट, टोटल प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम इन अ सिचुएशन व्हेन, टोटल प्रोडक्शन कब मैक्सिमम होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4 कि MP क्या होगा 0।
Next, which of the following is not true of a well behaved indifference curve? Indifference curve is convex to the origin, ये correct है. Higher the indifference curve, higher the satisfaction, yes. Satisfaction on an indifference curve may fluctuate, no. अगर हम लोग indifference curve की बात करें तो इस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं सब पे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है. मतलब थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड. नेक्स्ट, suppose that the market demand function of a perfectly competitive industry is given by quantity of demand दिया and quantity of supply दिया है. P एक्सप्रेस्ड है रुपीज़ में. हमसे मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस पूछा है, मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए. तो 5750, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब कहाँ क्या होता है, जहाँ पे हमारा डिमांड सप्लाई के बराबर होता है. -50p इज इक्वल टू 2750 प्लस 50p. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी p की वैल्यू आएगी 30. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ मोनोपोली फर्म? देख लेते हैं. मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन एवरेज रेवेन्यू एट इक्विलिब्रियम, ये करेक्ट है. इक्विलिब्रियम मे टेक प्लेस व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग. इक्विलिब्रियम मे टेक प्लेस व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग. मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एट इक्विलिब्रियम. क्या हमारा मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है इक्विलिब्रियम पे? नो. करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नो डाउट इसको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट. नेट कैपिटल आउटफ्लो इज इक्वल टू द अमाउंट दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स लेंड टू द डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लेंड अब्रॉड, फॉरेन इन्वेस्टर्स लेंड टू द डोमेस्टिक कंट्री माइनस डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लेंड अब्रॉड. डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लेंड अब्रॉड माइनस फॉरेन इन्वेस्टर्स लेंड टू द डोमेस्टिक कंट्री. करेक्ट आंसर होगा 4, क्योंकि नेट कैपिटल आउटफ्लो का फॉर्मूला यही होता है. नेक्स्ट, इन ए स्मॉल ओपन कंपनी अगर एक्सपोर्ट कम है कंपैरेटिवली इंपोर्ट से, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट. एंड साथ ही साथ इसको नेगेटिव नेट कैपिटल आउटफ्लो भी बोलेंगे. तो करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट, 2 स्टेटमेंट दिया और आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है. कह रहा है रियल एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट्स व्हेन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट्स गिवन द डोमेस्टिक प्राइजेस एंड इंटरनेशनल प्राइजेस फिक्स्ड. अब अगर रियल एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो ये डेप्रिशिएट तब होता है जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होता है. गिवन द डोमेस्टिक प्राइजेस एंड इंटरनेशनल प्राइजेस फिक्स्ड. डोमेस्टिक प्राइस of petroleum product is determined by international price of petroleum product given all other factors fixed. तो देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रिलेटेड है डोमेस्टिक प्राइस से. क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. करेक्ट आंसर होगा 4. What will happen to the equilibrium national income if the marginal propensity to consume, that is MPC, rises as per the Keynesian economic theory? तो इस केस में ना क्या होगा कि जो हमारी इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होगी. इट विल राइज ड्यू टू राइज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. नेक्स्ट, गिवन बिलो अगेन हमारे पास 2 स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 52 आप होल्ड कर लो, क्योंकि करंट ईयर में हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सब डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे. एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर था 1 कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर दिया और कैरेक्टरिस्टिक्स दिया, आपको मैच करना है. तो सिंपली परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं इंडस्ट्री में. डुओपोली की बात करें तो इसमें 2 फर्म्स होते हैं इंडस्ट्री में. मोनोप्सोनी की बात करें तो सिंगल बायर होते हैं इंडस्ट्री में, और मोनोपोली मतलब सिंगल फर्म इन द इंडस्ट्री. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 54. Human Development Index is calculated taking into consideration life expectancy at birth, expected years and mean years of schooling and GNI per capita. Human Development Index is calculated using only life expectancy index and education index. India ranks 140th position in Human Development Index as per the report of 2019 by UNDP.
इसी तरीके से और भी कुछ स्टेटमेंट दिए और आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। अब इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लेता है, एक्सपेक्टेड ईयर्स भी लेता है और जीएनआई पर कैपिटा भी लेता है। बट सेकंड पॉइंट में देखो सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन इंडेक्स दिया है, तो ये इनकरेक्ट है। इंडिया रैंक 140th पोजीशन, नो 131st पोजीशन थी 2019 में, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। और डी और ई भी देख ले, 0.645 इज द HDI वैल्यू ऑफ इंडिया एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2019। येस, नॉर्वे हैज़ द हाईएस्ट HDI जो कि रिपोर्ट में था ऑफ UNDP। तो ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, ADE ये 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या इंक्लूड नहीं होता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी होते हैं एंड गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी होते हैं, बट द कैबिनेट सेक्रेटरीज को हम इंक्लूड नहीं करते ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो करेक्ट आंसर होगा 4। इंडियन इकोनॉमी इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। Investment in plant and machinery or equipment of not more than ₹1 crore is revised limit with effect from 1st July 2020 by Indian government for which of the MSME enterprise? अब 1 करोड़ से ज़्यादा की बात हो रही है, तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रो एंटरप्राइज। और MSME के ऊपर भी हम एक डिटेल क्लास करंट ईयर में अपलोड कर देंगे सो दैट ये टॉपिक भी आप लोग का क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, द बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ year per thousand of population, that is correct answer होगा 2। Next, which of the following is not covered under the Essential Commodities Act 1955? पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, यार्न मेड होनली फ्रॉम कॉटन भी है, फूड स्टफ भी, बट कलर टेलीविजन को एसेंशियल एलिमेंट नहीं माना गया, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, minimum support price, that is MSP, of mandated agricultural crops is recommended by which of the following to the government? Food Policy Research Institute, Food and Agricultural Organization, National Bank, Commission for Agriculture Cost and Prices। इन्हीं के लिए जो एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस हैं, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं के लिए MSP दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया गया, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, Which one of the following indicates concentration of authority by the top management? टॉप मैनेजमेंट जहाँ जब सब कुछ लेके चलती है, मतलब सब कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट एंड हाउ टू डू इज रिलेटेड टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या करना है और कैसे करना है, ये हम लोग कहाँ देखते हैं? प्लानिंग में। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ PERT? PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। नेक्स्ट, द मैनेजरियल ग्रिड मॉडल ऑफ लीडरशिप, ये किसने दिया था? ब्लेक एंड मोर्टन। ये भी हमने अपने प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस कराया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal। ये तो सही है भाई, सारे illegal agreement void होते हैं, but क्या सारे void agreement illegal होंगे? नहीं। When an agreement is void but not illegal, an agreement that is collateral to it remains invalid। No, अगर आपका एक agreement void है तो उसके collateral, उसके parallel जितने भी agreement है सब void होंगे। When an agreement is illegal, other agreements that are collateral to it also become illegal। Yes, an agreement with a minor ये हमेशा void होता है पर illegal नहीं होता, तो incorrect statement कौन सा है? 2। Next, in which of the following situation the doctrine of caveat emptor is applicable? caveat emptor मतलब क्या होता है? Let the buyer beware, that is correct answer होगा 4। In case of a reasonable opportunity is given to the buyer to examine the goods, कि buyer को भी समझने दो कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। Next, Dash is the e-governance program of the Ministry of Corporate Affairs that enables easy and secure services to corporate entities, professionals and citizens of India। Correct answer होगा MCA 21। Which of the following is not true about the obligation of the company to maintain books of accounts? These are to be maintained on the accrual basis। Yes, these may be maintained on accrual basis or cash basis। No, आपको हमेशा accrual basis पे ही बुक्स बनानी होती है। These may be kept in physical form। Yes, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं, पर इसको आप अक्रूवल और कैश बेसिस पे नहीं बना सकते, आपको ये बुक्स बनानी होती है ऑन अक्रूवल बेसिस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये किसको डिफाइन करता है? होल्डिंग कंपनी को।
As per the Companies Act 2013, no person shall be eligible to incorporate or become a nominee in more than one person company. मतलब एक पर्सन वन पर्सन कंपनी में अगर नॉमिनी बनना चाहता है तो किसी एक ही वन पर्सन कंपनी में नॉमिनी बनेगा, एक से ज़्यादा में नहीं बन सकता. नेक्स्ट, फर्स्ट डायरेक्टर्स, ये हमेशा कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर्स. नेक्स्ट, promoters occupy an important place in a company and have wide powers. They are agent, trustee, officer. ना तो वो एजेंट होते हैं ना वो ट्रस्टी होते हैं. प्रमोटर्स वो पर्सन होता है जो कंपनी बनने से लेकर के, कंपनी के बारे में सोचने से लेकर के कंपनी बनने तक जुड़ा होता है. नेक्स्ट, हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है और इसको हमें मैच करना है. रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, ये है डायरेक्टर्स हैव रिक्वायर्ड नॉलेज. प्रिंसिपल एजेंसी थ्योरी, ownership is dispersed allowing directors to exercise control. Principal conflict predominant in family run business. Stewardship theory, leaders can be trusted. That is correct answer होगा 2. नेक्स्ट, ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है जहां पे आप बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली किसी को प्रेजेंट कर दो. प्रेजेंटिंग वन सेल्फ एज मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली देन वन इज, मतलब जितने आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं हो उससे ज़्यादा आप खुद को दिखा रहे हो. चेयरपर्सन कौन होता है? वो हेड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लीड्स द मैनेजमेंट टीम. इन द एंग्लो सेक्सन मॉडल एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिट इन डिफरेंट बोर्ड्स. नो, जर्मन मॉडल में दोनों डिफरेंट बोर्ड्स में बैठते हैं और इस मॉडल में ट्रेडिशनली शेयर होल्डर्स को पे फोकस किया जाता है. तो करेक्ट आंसर होगा 2 कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. एन एंटरप्रेन्योर हु फाइंड्स न्यू अप्रोचेस मेथड्स और प्रोडक्ट्स दैट एड वैल्यू थ्रू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन द यूनिक मैनर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर. इट इज सेड दैट गोल्स शैल बी स्मार्ट, और स्मार्ट का यहाँ फुल फॉर्म क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइमली. करेक्ट आंसर होगा 1. डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस गिवन बाय कैरोल मूर. इनोवेशन है, ट्रिगरिंग इवेंट्स भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, बट सर्वाइवल नहीं है. करेक्ट आंसर होगा 4 सर्वाइवल. नेक्स्ट, डैश हैव क्लियर विजन एंड गोल्स, फाइंड एंड मोटिवेट पीपल, सेट मिशन, एम्पावर्स पीपल एंड दे आर ग्रेट कम्युनिकेटर्स, एंटरप्रेन्योर लीडर्स. करेक्ट आंसर होगा 1. ये बेसिकली सारे डेफिनेशन, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग फाइनेंशियल लीवरेज इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेट, मेंटेन स्टेबिलिटी, रिड्यूस द रिस्क. नो डाउट जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल लीवरेज क्रिएट करने का, वो ये होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल का रिटर्न बढ़ सके. तो करेक्ट आंसर होगा 1. शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स में. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब नहीं है? कट ऑफ रेट डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट. रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर डिविडेंड भी है, मनी पे टू सेबी फॉर परमिशन टू एक्वायर कैपिटल भी है, बट डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. मतलब के कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं होता? एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरिया, डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट होगा, इक्विटी कैपिटलाइजेशन अप्रोच भी है, कैपम मेथड भी है, बट एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरिया नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू, ये किस पे डिपेंड करती है? हमेशा इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड और फ्यूचर वैल्यू, सब पे डिपेंड करती है. तो करेक्ट आंसर होगा 1. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉल्स अंडर व्हाट काइंड ऑफ HR रोल. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहाँ आता है? मेंटेनेंस रोल में. ये हमने अपने डिस्कशन सेशन क्लास में बताया भी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब समरी है, वर्किंग कंडीशन है, ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड है, बट रिक्वायर्ड ट्रेनिंग डिटेल्स, ये जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म द ग्रेट रेजिग्नेशन? व्हेन मोस्ट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिजाइन इन प्रोटेस्ट, when employees across organization and industry resign voluntarily. जब आप अपनी मर्जी से रिजाइन करते हो. तो करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, HRM में HPWS का फुल फॉर्म क्या? हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक HRM, ये कब रिक्वायर्ड होती है? जब HRIS is gaining importance, HR technology challenges people, it makes evaluation of HR performance,
ये रिक्वायर्ड होती है तब जब इट मेक्स एप्रोप्रिएट कनेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड इट्स एलोकेशन, क्योंकि स्ट्रैटेजी की ज़रूरत तभी होगी जब रिसोर्सेज हो और उसका एलोकेशन देखना हो। नेक्स्ट, द सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट का हमेशा मेन मोटिव ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और प्रॉफिट बढ़ाएं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल बाइंग मोटिव्स। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। वॉट डज द टर्म PLC स्टैंड फॉर? PLC का फुल फॉर्म है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फॉर अ पेरिशेबल प्रोडक्ट चैनल हमेशा क्या होना चाहिए? शॉर्ट, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट 1 या 2 दिन उसकी लाइफ होती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट यूज़ करने लायक नहीं रह जाता। मार्केटिंग इन विच गुड्स आर इन्वायरमेंटली सेफ, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन मार्केट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, बट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। करंट ईयर में हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप पे भी डिटेल डिस्कशन क्लास डालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग is an advanced factor according to the theory of national competitive advantage given by the Michael Porter, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज। अब एडवांस फैक्टर में क्या आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, ड्यूटी लेविड ऑन एन इम्पोर्टेड गुड्स बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री टू काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन सब्सिडी। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। नेक्स्ट, which of the following is not a characteristics of balance of payment statement? It is based on double entry bookkeeping system. Yes. It records transaction between resident of one country and rest of the world. Yes. It is for a defined time period. Yes. It serves as an index of domestic manufacturing. Correct answer होगा 4। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स द हाइएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, PTA। करेक्ट आंसर होगा 2, कॉमन मार्केट, क्योंकि कॉमन मार्केट की बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। करेक्ट आंसर होगा 2।